हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील श्रेष्ठ लीलावती आईएएस की तरफ से आपका वार्म वेलकम करता हूं। और आज हम करंट अफेयर्स के अपने सेगमेंट को लेकर आपके सामने हैं। और जो ये सेगमेंट है वो 28 से 4 जुलाई से रिलेटेड है। इसमें 28 से 4 जुलाई में जो भी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम के उपयोगी इवेंट्स हुए हैं उन्हीं का कंपाइलेशन किया गया और बहुत फिगरेटिव वे में, और हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अलग से हाईलाइट किया है, इसीलिए आप विजुअली इसे देख सकते हैं और जब इसे एक्सप्लेन किया जाएगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ साथ हम टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये पूरी तरह से आपके ब्रेन में फिट और सेट बैठ जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स का सेगमेंट, जो 20 से लेकर 4 जुलाई तक है। देखिए, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जो पहली इंफॉर्मेशन है, वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, देखिए जो विश्व का सांख्यिकी दिवस है, जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है, वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में जो वर्ल्ड का सेगमेंट आएगा तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में जो मनाया जाता है वो 29 जून को मनाया जाता है हर साल। और पीसी महालनोबिस की याद में बनाया जाता है। ये बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे और पीसी महालनोबिस जो शुरुआत के 5 ईयर प्लान्स थे, भारत की पंचवर्षीय योजना था जिसने भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नींव रखी थी, उनमें पीसी महालनोबिस का इंपॉर्टेंट नाम है। तो उन्हीं के याद में ये मनाया जाता है और ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो इसे मनाता है हर साल 29 जून। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ये एक कैट है जिसका नाम है फिशिंग कैट। ये मछली पकड़ने वाली बिल्ली है। बिल्ली एक डोमेस्टिक एनिमल है और आप देखते हो हर घर में बिल्ली पाई जाती है। तो ये बिल्ली, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इस फिशिंग कैट को पढ़ें? तो फिशिंग कैट के बारे में जो पहली इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि ये वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है। पश्चिम बंगाल का ये स्टेट एनिमल है और ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये मीडियम साइज की कैट है। इसका हैबिटेट क्या है, ये कहाँ रहता है? इसके हैबिटेट में हम देखते हैं वेटलैंड है, स्वैम्प एरिया है, फिर ऑक्सबो लेक्स है, मैंग्रोव्स है, मतलब वो एरिया जहाँ झरने हैं, दलदल है, मैंग्रोव है, जहाँ मछली होने की पूरी संभावना है, वो इसका हैबिटेट है। और ये IUCN के स्टेटस में वल्नरेबल है, मतलब इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर हम इस एनिमल को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये संवेदनशील है और धीरे 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 जैसे बहुत सारे जानवर ह्यूमन इंक्रोचमेंट, मानवीय गतिविधियों के कारण एक्सटिंक्ट हो गए, तो इस पर भी खतरा है। तो ये वल्नरेबल सेगमेंट में आता है। साथ ही साथ हम देखें, ये साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में भी आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइट्स के अपेंडिक्स सेकंड में ये आता है। साइट्स क्या है, जब हम जियोग्राफी के बारे में आएंगे और पर्यावरण के बारे में तब आप देखेंगे। बस आप एग्जाम के लिए याद करिएगा कि जो फिशिंग कैट है वो साइट्स के किस अपेंडिक्स में आता है? अपेंडिक्स सेकंड में आता है। फिर हैबिटेट के रूप में नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और जावा आइलैंड में ये पाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन डेल्टा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी में इसकी प्रेजेंस पाई गई है या इसे देखा गया है। फिर जो फर्दर इंफॉर्मेशन है हमारा वो है डी डे, डॉक्टर्स डे। देखिए, कोविड-19 है और डॉक्टर्स किसी भी समाज में जो हेल्थ रिलेटेड जो सर्विसेज देते हैं, हमारे यहाँ तो चिकित्सक को देवता का दर्जा दिया गया है, तो हम डी डे, डॉक्टर्स डे की बात कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर्स डे भारत में 1 जुलाई, हम बात करें 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भारत में जो मनाया जाता है वो ऑनर्स ऑफ द डॉक्टर के सम्मान में मनाया जाता है। हर देश अपने यहाँ डॉक्टर्स डे अलग अलग डेट को मनाता है, लेकिन भारत में जो डॉक्टर्स डे है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि जिस सज्जन के याद में ये मनाया जाता है, BC रॉय के, BC रॉय का जन्म भी 1 जुलाई को हुआ था और BC रॉय की डेथ एनिवर्सरी भी 1 जुलाई ही है। तो ये डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है BC रॉय का। और जो क्या रहे, एक फिजिशियन भी थे, साथ साथ पॉलिटिकली वो एक्टिव भी थे और वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे।
इस साल का जो डॉक्टर्स डे है उसकी थीम क्या है? थीम है लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। कोविड-19 से जो हमारे देश में मौतें हो रही हैं, जो मृत्यु हो रही हैं, उनको कम करना, ये इस दिन का थीम है। तो ये तो रहा डी डे। फिर उसके बाद बहुत सारे डिफेंस डील भारत ने किए और भारत ने डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टसल, एक सिचुएशन बनी थी इंडो चाइना, भारत चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा हुई थी। तो बट नेचुरल है कि हम डिफेंस की बात करेंगे। उस समय आपने देखा होगा न्यूज़ में, मीडिया में, Su-30, MiG-29, और उसी सिलसिले में जो चर्चा में आने वाली एक मिसाइल थी वो थी आकाश मिसाइल। नाम से ही क्लियर है, आकाश मिसाइल। देखिए आकाश मिसाइल जो है, ये आकाश मिसाइल वो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इसका मतलब ये एरियल टारगेट को हिट करेगी, ये एंटी एयरक्राफ्ट, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार के गिराएगी, आकाश मिसाइल। लेकिन ये सरफेस टू एयर है, ध्यान दीजिएगा, एयर टू एयर नहीं है, ये सरफेस टू एयर एंटीक्राफ्ट मिसाइल है। ये सतह से हवा में मार करती है और इसका स्ट्राइक रेंज जो है वो 25 किलोमीटर है और साथ साथ ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को हिट करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसे स्थिर प्लेटफॉर्म और मूविंग प्लेटफॉर्म दोनों से, इस आकाश को मूविंग प्लेटफॉर्म और स्टैग्नेंट प्लेटफॉर्म दोनों से हम लॉन्च कर सकते हैं, ये सुविधा इसके पास है। साथ साथ इसकी ये जो मिसाइल है वो ट्रैक करती है अपना टारगेट एक राडार के थ्रू। तो इसके अपने राडार एरे का नाम है राजेंद्र, याद रखिएगा। आकाश मिसाइल का अपना एक मूविंग राडार बैटरी है जिसको हम कहते हैं राजेंद्र। राजेंद्र इंद्र का नाम है, राजेंद्र। अब देखिए ये क्या है, जो राजेंद्र राडार है ना, वो 60 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और ये दोनों जो बैटरी सिस्टम है, बैटरी लेवल राडार है राजेंद्र, वो इंटरसेप्ट कर सकता है एनिमी के एयरक्राफ्ट और मिसाइल को 18 से 30 किलोमीटर के बीच में। ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, 18 से 30 किलोमीटर के बीच में है। और ये इंडियन आर्मी भी यूज कर सकती है और एयरफोर्स भी यूज कर सकती है, दोनों इस आकाश मिसाइल का प्रयोग कर सकते हैं। इंडियन आर्मी भी, भारतीय सेना भी और भारतीय वायुसेना भी इसका प्रयोग कर सकती है। बड़ी मजेदार बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत में इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इंडिजिनस डेवलप्ड मिसाइल है, ये स्वदेशी डेवलप्ड मिसाइल है। हम एक और डिफेंस स्टेप अहेड गए हैं डिफेंस रिसर्च में और हमारे पास एक नया अस्त्र आया है। वो अस्त्र है मारीच। जैसा कि हम सब जानते हैं, मारीच रामायण का एक पात्र है। तो मारीच क्या है? ये एडवांस टारपीडो डिफेंस सिस्टम है। ये टारपीडो क्या होता है? जब किसी नेवल शिप को हमें समुद्र में डिस्ट्रॉय करना होता है तो जिस अस्त्र से उसे डिस्ट्रॉय करते हैं उसे टारपीडो बोलते हैं, और ये टारपीडो को ही डिस्ट्रॉय करता है। इसका मतलब नेवल शिप को टारपीडो से डिस्ट्रॉय किया जाता है। टारपीडो, आपने गाजी देखा होगा मूवी, तो ये टारपीडो को ही डिस्ट्रॉय करता है। तो ये टारपीडो डिस्ट्रॉय सिस्टम और ये एडवांस टारपीडो डिस्ट्रॉय सिस्टम है। इसका नाम क्या रखा गया है? मारीच। ये दुश्मन के टारपीडो को डिटेक्ट करता है और काउंटर करता है। ये खोजता भी है और उनको काउंटर भी करता है। तो ये इंडियन नेवी के हाथ में एक बहुत बड़ा स्वदेशी अस्त्र है मारीच। और ये क्या करता है? टारपीडो को डिटेक्ट भी करता है, उसे कंफ्यूज भी कर सकता है, उसे रास्ता भी भटका सकता है। डिटेक्ट भी करेगा, कंफ्यूज भी करेगा और उसका रास्ता डाइवर्ट भी कर सकता है और साथ साथ उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसका मतलब अब हमारे जो नेवल शिप्स हैं, मारीच की वजह से उनको एक नया रक्षा कवच मिला है। वो टारपीडो जो उन्हें हिट करेगा उसे हमारा ये मारीच अस्त्र क्या करेगा? डिटेक्ट भी करेगा, कंफ्यूज भी करेगा, रास्ता भी डाइवर्ट करेगा और उन्हें नष्ट भी कर देगा। और अगेन ये स्वदेशी है, इसका डेवलपमेंट डीआरडीओ ने किया है। तो इस तरीके से अब हम धीरे धीरे डिफेंस के मामले में भी हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो अस्त्र मिसाइल है। अभी आपने आकाश देखा, मारीच देखा, अस्त्र की खूब चर्चा हुई। ठीक, ये जो अस्त्र है सबसे पहले आप देखेंगे ये इंडिजिनस डेवलपमेंट, ये स्वदेशी
विकसित मिसाइल है और ये एयर टू एयर है, सरफेस, आकाश तो सरफेस टू एयर था, ये क्या है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। इसकी खूबी, इसकी ढेर सारी खूबियां हैं जिसके बारे में आप जानिए। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। आप समझिएगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब जब इसे हमारा पायलट फायर करेगा तो वो उन टारगेट्स पे भी फायर कर सकता है जो उसे दिखाई नहीं दे रहे। मतलब हमारे एयरक्राफ्ट के पायलट अगर अस्त्र से सुसज्जित हैं, अस्त्र से लोडेड हैं, तो वो उस रेंज, उस टारगेट पर भी फायर कर सकते हैं जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस है। तो अब आप समझ गए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल क्या है और ये काम कैसे होता है। देखिए इसकी विशेषताएं, स्पीड 5555 किलोमीटर पर आवर या 4.5 मैक। इसका मतलब ये ध्वनि से इतने गुने तेज चल सकता है, तो ध्वनि से तेज चलने वाला है 5555 किलोमीटर एक आवर में। तो इसका मतलब इसकी स्पीड बहुत तेज है और साथ साथ रेंज भी 70 किलोमीटर से। तो आप सोचिए जरा कि 70 किलोमीटर अगर इस स्पीड से जाना हो तो दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं देगा। ये 70 किलोमीटर अगर 5555 किलोमीटर की स्पीड से जाना है तो सेकंड्स में ये दुश्मन को तबाह कर देगा। इसके जो फीचर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर मैकेनिज्म पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैकेनिज्म ECCM पर हैं। और देखिए ये दो तरीके से फायर किया जा सकता है। जो इसको ऑपरेट करने वाले हैं, देखिए लॉन्च करने से पहले भी टारगेट पे लॉक कर सकते हैं या लॉन्च करने के बाद भी टारगेट पे लॉक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है कि इसे आप चलाकर लॉन्च करने के बाद टारगेट दें इसे, या चलाने से पहले टारगेट दें और लॉन्च करें। तो ये अस्त्र एक नया एयर टू एयर मिसाइल है और हमारे एयरफोर्स को ये क्या कर रहा है, एक बहुत मजबूत कवच दे रहा है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण की चिंता सबको होनी चाहिए क्योंकि पृथ्वी अगर सुरक्षित रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए वन महोत्सव 2020, देखिए पहला वन महोत्सव 1950 में मनाया गया और देन के जो तब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर KM मुंशी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की 1950 में। और ये वन महोत्सव 2020 ये हम मनाते एक सप्ताह, फर्स्ट वीक, जनरली इसे हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मनाते हैं। हर साल जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम वन महोत्सव करते हैं। तो पर्यावरण से रिलेटेड एक न्यूज है। देन आफ्टर हम देख रहे हैं धर्म चक्र दिवस। जब हम धर्म चक्र की बात करते हैं तो लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध अपने आप हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं। देखिए ये संस्कृति मंत्रालय ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC के सहयोग से इसका ऑर्गेनाइज किया इसे। और साथ साथ ये देखिए आषाढ़ पूर्णिमा अभी बीती है, आषाढ़ की पूर्णिमा को इसे सेलिब्रेट करने का निश्चय किया गया। देखिए 4 जुलाई 2020 को धर्म चक्र क्या था, जब गौतम बुद्ध ने इनलाइटमेंट के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार सारनाथ में जो उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख लीजिए, करंट में भी है, साथ साथ हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनेगा इससे, और बुद्ध की लाइफ और बुद्ध की फिलॉसफी से भी क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रेंड्स आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम इस वाले करंट अफेयर्स के सेगमेंट का क्वेश्चन भी आपको देंगे और पिछले क्विज का आंसर भी इसमें होगा, ठीक। और साथ साथ हम इसे PDF फॉर्म में भी देंगे। आप इसके लिए ट्विटर कंसल्ट कर सकते हैं, ट्विटर का हमारा लिंक पेज देख सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं, ये जो बुद्धा ने जो अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी उसको मनाते हुए आषाढ़ पूर्णिमा को ये सेलिब्रेट किया गया और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो एक कल्चरल बात रही। दूसरा कल्चरल के साथ साथ एक हार्ट टचिंग इवेंट है, वह हुल दिवस, ठीक। आज़ादी की लड़ाई बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर लड़ी, उसमें धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय इनका कोई महत्व नहीं था। हम अंग्रेजों से मुक्ति और आज़ादी चाहते थे, उसी से रिलेटेड है हुल, ठीक।
ये देखिए हुल दिवस, हुल का जो शाब्दिक अर्थ है वह मूवमेंट फॉर लिबरेशन, मुक्ति के लिए आंदोलन। हुल का मतलब होता है मुक्ति के लिए आंदोलन। ये देख रहे हैं हुल दिवस 30 जून को, हुल दिवस 30 जून को, ये एक ट्राइबल मूवमेंट था, आदिवासियों का मूवमेंट था, ट्राइबल मूवमेंट था। और इस ट्राइबल मूवमेंट के जो नेता थे वो थे सिद्धू और कान्हू। इस ट्राइबल मूवमेंट के जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू। और ये 30 जनवरी को मनाया जाता है उन्हीं के याद में जिन्होंने संथाल क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सत्याग्रह किया था साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। और जो संथाल लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? देखिए झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की ये जनजाति है। तो ये आप देखिएगा हुल दिवस। देन आफ्टर हम बात करते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में। कोविड-19 से सभी लोग परेशान हैं, पूरा विश्व वैक्सीन खोजने के पीछे पड़ा है। भारत से नई नई खबरें आ रही हैं और आशा वाली खबरें आ रही हैं। तो उसी तरह से एक होप्ड इंफॉर्मेशन, फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन देखिए ये इनएक्टिव वैक्सीन है, अभी इसका ट्रायल चल रहा है, ट्रायल की अनुमति दी गई है और ये स्वदेशी विकसित इंडिजिनस डेवलप्ड वैक्सीन है। तो डिफेंस में स्वदेशी और साथ साथ दवा में भी स्वदेशी और फिर आत्मनिर्भर भारत। देखिए इसे कोवैक्सीन को डेवलप किया भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने किसके साथ मिलकर किया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक विंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, जो विषाणुओं के बारे में अध्ययन करती है। इन दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है। अभी ये ट्रायल फेज में है, देखते हैं आगे कितनी सफलता मिलती है कितनी नहीं, क्योंकि 15 अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी, ऐसा मीडिया के थ्रू खबरें हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये आजकल बहुत चर्चा में है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। देखिए हमारे यहाँ जो हमारी सैन्य गतिविधियां हैं और जो हमारी सेना है, पराक्रम है, साहस है, लेकिन सेना को अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत पड़ती है। दुश्मन के मुकाबले जितने अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता हमारी सेना को है, उस सारी चीजों को, सारे औजारों को, सारे इक्विपमेंट्स को, सारे एमुनेशन और आर्म्स को प्रोवाइड कराने के लिए एक काउंसिल बनी है जिसको हम बोलते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की आवश्यकताओं को पूरा करती है। और देखिए ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, डिफेंस बूस्ट मेकअप इंडिया के अंतर्गत ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो सेना के लिए अस्त्र शस्त्र उपार्जित करती है या खरीदती है या उसका इंतजाम करती है। इसकी संरचना देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो मंत्री होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं इस काउंसिल के। और ये कब बनाई गई? कारगिल वार 1999 के बाद हमें ये आवश्यकता हुई कि हम तीनों अंगों को और कोस्ट गार्ड को मिलाकर इनकी जरूरत की जो भी चीजें हैं समय पर इनको मुहैया कराएं। तो कारगिल वार के बाद हमने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में इसे बनाया और अब ये बड़े तेजी से, आपने देखा होगा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इसने Su-30, मिराज के अपग्रेडेशन की बात की, मिराज खरीदने की बात की, MiG-59 के अपग्रेडेशन की बात की। तो बड़े तेजी से डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो हमारी सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। देन प्लाज्मा थेरेपी आजकल भारत में बहुत चर्चा में है, क्योंकि कोविड-19 को लेकर लोगों को लग रहा है कि एक नई आशा की किरण है, ए न्यू होप कोविड-19 को लेकर। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? वो थेरेपी जिसके माध्यम से ब्लड के सारे कंपोनेंट अलग कर लिए जाएं, उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। चाहे वो सेंट्रीफ्यूज के माध्यम से किया जाए या फिल्ट्रेशन के माध्यम से किया जाए। ब्लड में आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, ब्लड प्लाज्मा भी है, एंटीबॉडी भी है, एंटीजन भी है। इस तरीके से ब्लड के कंपोनेंट को अलग करना किसके लिए? चिकित्सीय उपयोग के लिए, मेडिसिनल यूज के लिए। तो थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, इसे टीपीई बोलते हैं, थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज। एक व्यक्ति का प्लाज्मा दूसरे व्यक्ति के शरीर में देखिए डाला जाएगा एंटीजन। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है वो थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। और इससे हम क्या करते हैं? ब्लड के सारे सब्सटेंस को अलग करते हैं। ये कैसे इफेक्टिव होती है? आप देखिए, ये आप देख रहे हैं ब्लड वेंस में। अब जब हम इसे घुमाएंगे किसी सेंट्रीफ्यूज में तो ये ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सारी चीजें निकल जाती हैं।
क्योंकि सबका घनत्व और द्रव्यमान अलग होता है। देखिए, अलग अलग ग्रेविटी पर अलग अलग एलिमेंट अलग हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन बॉडी में जब भी कोई एलिमेंट, बीमारी होती है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और सुरक्षा उपकरण हमारे शरीर के चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे एंटीजन और एंटीबॉडी बननी शुरू होती है और उस दुश्मन से लड़ना हम शुरू करते हैं। इस तरीके से अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा कैसे ये कोविड-19 में काम करती है। अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी डेवलप करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और जब हम इन्फेक्टेड व्यक्ति के ब्लड में से हम वो सारी चीजें निकाल देते हैं और फिर हम उसे दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल देते हैं। जब हम उसे दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल देते हैं तो वही एंटीबॉडी फिर वहां पनपने लगती है और उसके कमजोर इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देती है। मतलब एक इन्फेक्टेड व्यक्ति जो उस रोग से लड़ा, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज आ गई, प्लाज्मा थेरेपी से हम इसे अलग करते हैं, दूसरे इन्फेक्टेड व्यक्ति के बॉडी में डालते हैं और उस व्यक्ति के बॉडी में जाकर फिर वो रोग से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इन्फेक्टेड व्यक्ति भी क्या हो जाता है, हेल्दी हो जाता है ऑटोमेटिक। उसका इम्यून सिस्टम जो कमजोर पड़ा था वो हेल्दी हो जाता है। इसीलिए सरकार प्लाज्मा डोनेशन की बात कर रही है और दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक बना भारत का। तो यह है किस तरीके से ये काम करता है। फिर आप देख रहे हैं आजकल MSME बहुत चर्चा में है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, इनका भारत के GDP में बहुत योगदान है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो जो माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल और मीडियम आप जानते ही हैं। हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन से इंटरप्राइज माइक्रो हैं, कौन से स्मॉल हैं और कौन से मीडियम हैं। अभी सरकार ने इसकी परिभाषा बदल दी है, इसलिए आप ये जानिए कि नई परिभाषा के अनुसार क्या करना है इसमें। देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस हैं या जो सेवा देने वाले हैं, सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को इसमें रखा गया है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और इनके कैपिटल मशीनरी को ध्यान में रख के ये डिवीजन किया गया है कि इसमें मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा और इनका एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए। इस बेसिस पे हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की बात करेंगे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको केवल याद करना है 1 करोड़ मशीनरी और इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ तक है, मशीनरी और इक्विपमेंट और प्लांट में इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ तक है तो वो माइक्रो है, 10 करोड़ तक है तो स्मॉल है और 50 करोड़ तक है तो मीडियम है। आप ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ माइक्रो, 10 करोड़ स्मॉल और 50 करोड़ मीडियम, यह है उनका मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। और टर्नओवर क्या है, 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़। अगर टर्नओवर 250 करोड़ है तो वो मीडियम में आएगा। टर्नओवर वार्षिक उसका लेन देन जो 50 करोड़ है तो वो स्मॉल में आएगा और 5 करोड़ है तो माइक्रो में आएगा। इस तरह से हम टर्नओवर के बेस पे बोल रहे हैं, 250 करोड़ टर्नओवर मीडियम, 50 करोड़ टर्नओवर स्मॉल और 5 करोड़ टर्नओवर माइक्रो। तो ये इसका एक नई डिफिनीशन है, आप दिमाग में इसे रखिएगा। देन कुछ वन लाइनर न्यूज भी हैं। वन लाइनर न्यूज में आपको देखना है, मध्य प्रदेश व्हीट प्रोडक्शन में आगे निकल गया पंजाब से। व्हीट प्रोडक्शन में हम पंजाब की बात करते हैं, लेकिन MP लीड कर गया। और दूसरा, इंडिया ने बैन किया 59 चाइनीज ऐप को। आप इसके बारे में भली भांति से जानते हैं, टिकटॉक वगैरह बैन हो गए हैं। फिर उसके बाद नीमू एक प्लेस है, नीमू बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने वहां दौरा किया था। ये देखिए, लेह डिस्ट्रिक्ट का लद्दाख के लेह का हेडक्वार्टर है नीमू। नीमू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो सामरिक दृष्टिकोण से कई पहाड़ियां आके मिलती हैं, यहाँ जास्कर है, सिंधु है, ये सब आप मतलब जियोग्राफी देखेंगे, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस ऑफ नीमू। और ये जास्कर रेंज में है। किसमें है, जास्कर रेंज में। साथ साथ एक और चर्चा में है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर भारत में एक इंडिजिनस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अलाइनमेंट। ये भारत की 8 डिफरेंट भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स,
हम इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ अब पिछले क्विज का आंसर आप इसमें पाएंगे। देखिए, यह है पिछले क्विज का आंसर पूरा, तो आप उस आंसर को देखिए। साथ साथ इस करंट अफेयर्स के क्विज को हम आगे अपलोड कर रहे हैं, आप उसे भी सॉल्व करें और उसका आंसर भी आपको मिलेगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।